Good morning. Today, we will discuss some concepts or some important questions of the Unit 3, and that is magnetic effects of the current and magnetism. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होंगे, चाहे वो आपका JEE का हो, नीट का हो, या BSc नर्सिंग का, हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का, या कोई और टेस्ट भी अगर फ्यूचर में आप दोगे आफ्टर ग्रेजुएशन, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पूछे जाते हैं। और जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आते हैं, MCQs के आते हैं, तो उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में पूरे यूनिट का मैं एक जनरल चीज़ बता देता हूँ आपको कि किस तरह से आप कंपटीशंस के लिए टॉपिक्स तैयार कर सकते हो और इसमें से क्या क्या ऐसा है जो कंपटीशन में आता है। क्लियर? अब समय कम है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप इसे खुद प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको शुरू में बताया था, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में, मैग्नेट क्या होता है या मैग्नेटिक जो इफ़ेक्ट्स होता है करंट के किस तरह से होते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। फिर हमने उसके वेरियस केसेस किए थे कि जो हमने डाइपोल लिया था उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती कहाँ कहाँ होती है। तो आप लोगों ने क्या करना कि जितने भी आर्टिकल्स हमने किए हुए हैं इसमें, उन सब आर्टिकल्स के रिजल्ट्स और कंडीशन ज़रूर याद रखें। बहुत से क्वेश्चंस में क्या आता है कि उसमें वेरियस फैक्टर्स पूछे जाते हैं कि अगर किसी की लेंथ बढ़ा दी तो क्या होगा, किसी का एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, या कुछ एक जो टर्म्स हमने बीच में यूज़ किए हैं उनके यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूले पूछे जाते हैं। जैसे मान लो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका डायमेंशंस क्या होता है, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, AL⁻²। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एम्पियर सर्किल लॉ पढ़ा था। अब गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का क्लियर करने के लिए आता है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है पेपर एग्जाम में। लेकिन जो MCQ में है उसमें क्या आता है, उसमें ये पूछा जाता है कि आइडल एमीटर क्या होता है और आइडल वोल्टमीटर क्या होता है। तो आइडल एमीटर क्या हुआ, क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं हम, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है अरेंजमेंट, कौन सी, एमीटर वाली, ठीक है। और आइडल एमीटर क्या हुआ, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, तो इसलिए आइडल क्या हुआ, जहाँ पे रेजिस्टेंस हो ही ना, तो एक आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 0, ठीक है। फिर वोल्टमीटर की बारी आती है। वोल्टमीटर में गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग रेजिस्टेंस टू इट्स सीरीज, ठीक है। उसकी वजह से वो क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया। वोल्टमीटर का काम क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर की तो वो मैक्सिमम तब होगी जब 2 एंड के बीच में गैप रहेगा, ठीक है, फर्क आएगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, तो मतलब जो रेजिस्टेंस हमने जोड़ा उसका रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब आइडल वोल्टमीटर क्या हुआ, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट। क्लियर है? तो इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी, इसको याद रखें। साथ में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी करंट लूप को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो वो क्या बिहेव करती है। तो आपको याद होगा, तो हमने क्या किया था, इट विल एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी निकाली थी। क्लियर है? इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं कि जो एम्पियर सर्किट लॉ होता है उसे हम कहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ कैन बी ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से ड्राइव कर सकते हैं हम उसे, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से, ठीक है। उसके बाद हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा। साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़े क्वेश्चनों में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, यूजेस और लिमिटेशंस करके, इसका अलग तोड़ के, या फिर जो टेस्टों में आता है, MCQs में आता है, तो उसमें भी आता है कि साइक्लोट्रॉन किसको एक्सेलरेट करता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन की इन्वेंशन किसने की और कब की, ठीक है, लॉर्ड सोलर्स ने की थी, ठीक है। उसके बाद इसका क्या था,
किसको एक्सेलरेट करता है, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज एक्सेलरेटेड द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करता, क्यों नहीं करता, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनका मास कम होता है, तो जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी एक्वायर करते हैं तो वो वहाँ से, क्योंकि सर्कुलर पाथ मूव करता था ना उसके, और उसलिए ईजिली वहाँ से एस्केप कर जाता है, उस फील्ड को ईजिली छोड़ देता है विदाउट एक्वायरिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है। जो इसका पर्पस था कि हम क्यों साइक्लोट्रॉन के अंदर उनको एक्सीलरेट कराते हैं, वो पर्पस फुलफिल नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है एक्सीलरेट नहीं कर पाता। क्लियर है। तो ये साइक्लोट्रॉन के बारे में था। फिर उसके बाद हमने जो बहुत सारी चीज़ें की थी मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के बारे में जो हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था, फिर मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, ठीक है। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा न्यूमेरिकल्स करके भी आया है बहुत पेपर में, कि एट अ सर्टन प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, √3 दिया हुआ है, इट इज़ √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट, द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप का आपको बताया था कि अर्थ के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, डिप बोलते हैं। क्लियर है। अब ये डिप जो है ये निकालना है हमने, कितना होता है, ठीक है। अब निकालने के लिए क्या करना, क्योंकि हमको दिया क्या है कि जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो कितना है, √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपको पता है हमने किया था, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन ऑफ थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, दूसरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब इनको आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर कितना आएगा 1/√3, और tan 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री, तो कितना हो गया 30, ठीक है। फिर आती बारी की जो डिप है, ये इसकी वेरिएशंस क्या रहती है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, आई बात समझ। ये 0 से लेके 90 तक, ठीक है, इक्वेटर से पोल की ओर जब हम मूव करते हैं तो ये कितना आ जाता है 0 से लेके 90। तो मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वेटर पे, ठीक है, ये कितना हुआ 0, और पोल पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है 90 डिग्री। तो क्लियर है, समझो। तो एंगल ऑफ डिप एट जो मैग्नेटिक इक्वेटर कितना हो गया 0, और एट पोल इट इज़ 90 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसका बहुत सारे हाइसिस लूप का मैंने पढ़ा था। फिर ये और क्वेश्चन था कि मोस्ट सूटेबल मटेरियल, ठीक है, फॉर मेकिंग द ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर जो बनता है उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, दैट इज सॉफ्ट आयरन, ठीक है। फिर हमने परमिटिबिलिटी किया था, उसका ससेप्टिबिलिटी किया था, इनके जो वैल्यूज़ होती है कई जगह कम, डाई पैरा फेरा को हमने डिफ्रेंशिएट किया था, मैंने डिफरेंस करके बोला था कि उसके हिसाब से ही आपने डिफ्रेंशिएट इसको करना है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव और लार्ज किस में होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है। नेगेटिव और स्मॉल किसके लिए होगी, डाईमैग्नेटिक के लिए। तो इस तरह की जो उसकी वेरिएशंस है उसके हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हो। इफ़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इज 0, ठीक है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट किसी सब्सटेंस की 0 होती है तो इसका मतलब वो कौन सा सब्सटेंस हुआ, डाई पैरा फेरा में से, ठीक है। तो कौन सा होता है, डाई मैग्नेटिक, क्या होता हो, डाई मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है। उसके बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड का किया था, ठीक है, अलग अलग फील्ड में यूनिट्स डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है। जैसे कुछ हमने एग्जांपल, मैंने डाई पैरा फेरा में बोला था कि लास्ट में एग्जांपल पक्का करना, उसमें एग्जांपल सपोज आपको कोई एलिमेंट पूछ लिया जाता है कि बताओ ये क्या है, जैसे मान लो निकल है, ठीक है, निकल क्या हुआ, डाई मैग्नेटिक है, पैरा है कि फेरो है, ठीक है। तो जो निकल होता है इट इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फिर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो कैसे होती है, स्मॉल और पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया था आपको। क्लियर। फिर क्यूरियस टेम्परेचर, अगर आपको याद हो, हमने क्यूरियस टेम्परेचर पढ़ा था कि क्यूरियस टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक अपना करैक्टर चेंज कर देता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो मैग्नेटिक करैक्टर है वो क्या होता जाता है, कम, ठीक है। क्यूरियस टेम्परेचर क्या हुआ, जब फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा, ठीक है। आई बात समझ। फिर एक आता है, एक छोटा सा वर्ड बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्लॉक वॉल्स, ठीक है, व्हाट इज ब्लॉक वॉल्स, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। दिस इज अ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन
इन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो बाउंड्रीज होती है उसको बोलते हैं हम उसका ब्लॉक बॉल्स। आई बात समझ? तो इस तरह से यही क्वेश्चंस बार बार बहुत बार एग्जाम में जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि बताओ किसकी वैल्यू ज़ीरो, किसकी वैल्यू क्या, क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, किस तरह से होता है, तो वो चीज़ें आपने करनी है। आई बात समझ? फिर एक क्वेश्चन था, उसमें था कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन, स्टेशनरी चार्ज और अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगी नो फोर्स, और किसके ऊपर नहीं करेगी? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, फिर एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि दो पैरेलल्स हैं, ठीक है, दो पैरेलल्स कंडक्टर्स हैं, उनमें से सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो बताओ क्या करेंगे। ठीक है, अगर तो सेम डायरेक्शन होगा या अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा दे विल रिपेल ईच अदर। क्लियर? अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने किया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से उसकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या करेगी? जो सेंसिटिविटी है वो क्या करेगी? इंक्रीज करती है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके करने के लिए। ठीक है, अगर हम क्लास में करेंगे तो कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे पूरा करने के लिए। फिर भी जो बताया, जिस तरह से बताया वो आप करें। ठीक है, और फिर भी कोई पता ना लगे आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं एक और वीडियो आपको इसके ऊपर बना सकता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।